Now today we will discuss temperature dependence rate of reaction. तो actually क्या कि if we increase the temperature one of the factor affect on the speed of reaction, rate of reaction always. Okay. Now the most of the reaction accelerate by increasing in temperature or by change in temperature. Okay. Now some example we'll take here. एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. अगर N2O5 का डिकम्पोजिशन करता हूं मैं तो मुझे मिलता है NO2 plus O2. नाउ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट अगर दिस रिएक्शन कैरी एट 50 डिग्री सेल्सियस तो इट रिक्वायर्स 12 मिनट्स ओनली. अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो दिस रिएक्शन ओनली कंप्लीट इन 12 मिनट्स, नॉट कंप्लीट, हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. हाफ कॉन्सेंट्रेशन बनेगा मतलब हाफ लाइफ होगा 20 मिनट्स में एट 50 डिग्री. अगर 25 डिग्री अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं मैं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस तो हाफ लाइफ मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ कितना होगा, तो यहाँ पे लिखा है मैंने हाफ बनेगा करके. नाउ हियर द 5 आवर्स इट रिक्वायर द 5 आवर्स. देखो टेम्परेचर घट गया तो टाइम बढ़ने लगा, मींस स्पीड कम होने लगी. ओके. नाउ और इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी यहाँ पे है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो 10 डेज लगते हैं. देखो बाय ऑब्जर्विंग दिस डाटा वी से दैट the temperature effect on a rate of reaction obviously. Okay. Another example, अगर आपको बोलूंगा मैं if you take the test tube, आपको पता है टेस्ट ट्यूब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसमें अगर मैं KNO4 डालता हूँ, these are the aqueous KNO4 अगर डालता हूँ and we adding the oxalic acid. ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है कि दिस आर द पर्पल कलर का है, पिंक पर्पल कलर. ठीक है, पिंक, मैं पिंक बोलूंगा, पिंक पर्पल कलर. ओके. तो जैसे मैं ऑक्सैलिक एसिड आप डालोगे, नाउ इट डिकलराइज्ड एट हाई टेम्परेचर very fast, बहुत फास्ट डिक्लेयर होगा एंड स्लो एट लो टेम्परेचर. मतलब सिंपल सी बात है, कलर चेंज कहाँ पे हो रहा है, मतलब रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, फास्ट. एट हाई टेम्परेचर पे कलर चेंज मिलेगा आपको एंड एट लो टेम्परेचर कलर चेंज मिलेगा बट इट रिक्वायर्स सो मेनी टाइम. तो नाउ ऑब्जर्विंग सच एग्जांपल वी से दैट द temperature alter the rate of reaction, or if you increase in temperature the reaction rate is simple way increases. Okay. So now one of the scientists, that is Arrhenius, he was the first study effect of temperature on rate law. तो इन्होंने इक्वेशन भी दिया है. ओके. नाउ हाँ बोलो. हाँ ऋषिकेश बोलो, क्या कुछ पूछा था आपने? ओके. नाउ यार देखो टेम्परेचर क्या है, अगर 50 डिग्री सेल्सियस रहा तो इसका हाफ कॉन्सेंट्रेशन 12 मिनट में होगा. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहा तो हाफ कॉन्सेंट्रेशन 5 आवर्स में होगा. अगर 0 डिग्री सेल्सियस रहा तो 10 डेज में होगा. नाउ this means this data we say that if we increase in temperature rate of reaction increases, if we decrease in temperature rate of reaction decreases. यहाँ पे भी वही चीज बता रहा हूँ मैं. अगर ऑक्सैलिक एसिड लेता हो KNO4 के साथ, पिंक पर्पल कलर का होता है थोड़ा, और उसका कलर जो होता है वो डिकलराइज होगा एट हाई टेम्परेचर फास्टली. अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हो तो कलर के डिकलराइजेशन के लिए स्लो प्रोसेस होगी, टाइम लगेगा. तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है ऑन रेट ऑफ रिएक्शन. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस
rate of reaction increases, temperature decreases, rate of reaction decreases. Okay, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप. तो आगे चलते हैं. द अरेनियस ने क्या बताया, अरेनियस इक्वेशन पढ़ने वाले हम. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इफ द फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फॉर द केमिकल रिएक्शन, chemical reaction rise in temperature by 10 degree Celsius, rise in temperature by 10 degree Celsius, the rate constant nearly is nearly double, nearly double बोला मैं. रेट कांस्टेंट बोलो या रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, क्या हो रहा है, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से अगर आप रिएक्शन का रेट बढ़ाओगे तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस, आपका रेट और रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके लिए. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर आपको एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू के फॉर्म में, सॉरी, और 1 मार्क का आंसर, मतलब शॉर्ट आंसर में आपका इसमें हो सकता है. तो ये चीज याद रखना, फॉर द केमिकल रिएक्शन राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आपका रेट कांस्टेंट क्या होगा, नियरली डबल हो जाएगा. तो आप एक रेट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला याद रखना, 2 टू द पावर एन याद रखना. व्हाट इज एन, यानी जो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कैसा, मान के चलो इफ यू हैव द डिफरेंस, मतलब मेरे पास अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे एक रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया लाइक दिस, दिस वन द हैपन एज 45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस. तो मुझे बताओ इनमें डिफरेंस कितना है, 45 माइनस 25 करो, डिफरेंस कितना है. यस, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको. चलो दोनों में डिफरेंस मान लो कि चलो मैंने एक रिएक्शन 25 पे की थी और वही रिएक्शन 45 डिग्री सेल्सियस पे की थी, 20 का डिफरेंस आया. ओके, ना these are the difference in 20 का डिफरेंस है. तो हियर इफ यू टेक द, मतलब सिंपल सी बात है, अगर दिस आर द 20 डिफरेंस, द रेट में अगर रखता हूँ, देखो रेट डबल कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है. आप मुझे एक चीज बता दो ना कि मैंने बोला कि 10 डिग्री से बढ़ा होगा तो रेट डबल होगा. तो यहाँ पे कितने आ गए, 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री से बढ़ गया ये 2 से बढ़ाएगा, ये 2 से टोटल बन जाएगा 4 टाइम्स से वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नाउ हियर द, आप अगर देखोगे कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ, डबल, 25 का डबल कर देना, मतलब डबल मतलब दिस आर द मल्टीपल, 25 का डबल हो गया, मतलब दिस आर 25. ठीक है, प्लस 10, प्लस 10, तो मैंने 2 टाइम्स इसको बढ़ा दिया 10 से. एक मिनट, ये देखो 25 डिग्री सेल्सियस में प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया मैंने. तो कितने से बढ़ाया, 2 से बढ़ाया मैंने 10 को, तो एन केवल 2 होगी. 2 रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 यूनिट से बढ़ जाएगा. समझ रहे हो कैसे, डबल से बताता हूँ मैं. 25 डिग्री सेल्सियस एक, तो मेरी रिएक्शन 75 डिग्री सेल्सियस पे की मैंने. ठीक है, तो मैंने कितना कितना डिफरेंस आया इसमें, 50 का. 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 10 कर देना, 10, क्योंकि 10 से हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे. 50 डिवाइडेड बाय 10 कर देना, तो कितना आएगा, 5. तो 2 का पावर 5 रख दो, जो आंसर आएगा वो आपका रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. समझ लो एक चीज क्या बता रहा हूँ, सिंपल है. ये डिफरेंस जो है, यहाँ पे डिफरेंस 20 का डिफरेंस था, डिवाइड बाय 10 कर देना उसे, 2 आंसर आएगा. 2 एनक्यूएल रख दो यहाँ पे 5 आया था, 5 एनक्यूएल रख दो, तो उतना रेट इंक्रीज होगा. ये आपको कैसे एमसीक्यूज वगैरह जेई नीट के लिए काम में आएंगे ये फॉर्मूला. हाँ, सिंपल सी बेटा बात है. देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं, थोड़ा आगे चलता हूँ जल्दी.
मतलब ये चैप्टर अगर खत्म होता है तो अच्छा रहेगा यार। अब यार देखो, एक रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में की आपने, और वही रिएक्शन मैंने 75 डिग्री सेल्सियस में की, दो टाइम रिएक्शन किया, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं इसको 10 से क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, ठीक है, तो रेट क्या होगा? 2 टाइम्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऐसा बोला है, सेंटेंस लिखा था यहाँ पे, इसलिए 10 से मैं डिवाइड करूँ तो आंसर कितना है? 50/10 बताओ। 5। तो ये एन की वैल्यू 5 होगी मेरी। तो मेरा रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला जो था, ये 2 टू द पावर एन था। तो ये 2 टू द पावर 5 रख दो, इसका जो आंसर आएगा उतने टाइम्स रेट इंक्रीज होगा, उतने टाइम्स रेट इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बेटा? अगर इतना डिफरेंस है, मैं अगर 25 डिग्री सेल्सियस टू मैं अगर 45 डिग्री सेल्सियस गया, ये कितना डिफरेंस आया? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको डिवाइड करो 10 से, कितना हुआ? 2। तो रेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? 2 टू द पावर एन। 2 टू द पावर 2 रख दो, एन की वैल्यू 2 रखी मैंने, ठीक है, तो कितना है? 4। तो आपका रेट रेट इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। मतलब मान के चलो मेरा इनिशियल रेट, जो इनिशियल रेट था, मान के चलो 1.23 इतना होता, तो मैं क्या करूंगा? रेट इज इक्वल टू 4 इंटू 1.23 कर दूंगा, जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर रहेगा, इफ इट चेंज द टेम्परेचर। समझ रहे हो अभी ऋषिकेश? यस, ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अरेनियस ने क्या बताया वो हम देखेंगे, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड इट इज द मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो नाउ द हियर द अरेनियस इक्वेशन, Arrhenius equation. Now Arrhenius equation, it gives the direct relation between a rate constant and the temperature. तो Arrhenius equation में डायरेक्ट, मतलब इसका यूज हमको डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लूंगा K इज इक्वल टू A e to the power minus EA activation upon this one of the RT। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे देखो, वेयर वेयर के मतलब क्या हुआ? रेट कांस्टेंट। ये आपको इक्वेशन याद रखना है, डायरेक्ट हमको यूज है इसका, डायरेक्ट तो डायरेक्ट कहां से डिराइव हुआ डजंट मैटर, हायर हायर स्टडी से लिया गया इक्वेशन, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट था, इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और अरेनियस फैक्टर, अरेनियस फैक्टर, और इसको बोला है फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला है, ठीक है। ए इज अ प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टर्म थी उसके पहले का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अरेनियस फैक्टर बोला गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला गया। नाउ ई ए, इट इज अ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। तो इतने फैक्टर है इसमें। नाउ हियर तो अरेनियस ने क्या चीज बोली, अगर टेम्परेचर, देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और रेट का हमको रिलेशन देखना है, ठीक है। तो सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, याद रखना है, ठीक है। सिंपल, ये कैसे बढ़ेगा वो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्टली बता देता हूँ, इफ टी इज इंक्रीजेस देन के ऑल्सो इंक्रीजेस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नाउ हियर Arrhenius ने क्या बोला, if you study the one reaction here, simple reaction, that is if you H2 react with I2 to produce
2 times HI। तो अरेनियस ने क्या बोला है कि ये रिएक्शन क्यों होगी। देखो H2 तो स्टेबल है, I2 भी स्टेबल है, ये दोनों रिएक्ट क्यों हो रहे हैं, मतलब वो खुद के बॉन्ड ब्रेक क्यों कर रहे हैं। नाउ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिकॉज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if you increase the temperature of this reaction, the old bond broken down and new bond is formed। means अगर मैं इनका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल थे, मान लो ये गैसियस रिएक्शन है हमारी, ठीक है, दिस आर द गैसियस रिएक्शन। okay, if you increase the temperature of this gaseous molecule, the kinetic energy increases and they are collide together। if collision is occur, और वो टक्कर उनमें होगी, if collision is occur, there is a perfect collision if possible, then this reaction carried toward the products। okay, तो collision होने के लिए क्या करना पड़ेगा, the molecule having the sufficient kinetic energy, उनके पास sufficient kinetic energy चाहिए, and that sufficient kinetic energy by increasing the temperature the kinetic energy increases। if kinetic energy increases they collide perfectly, if perfect collision is occur then this reaction is possible बोला गया। तो इन्होंने क्या बोला, अरेनियस ने क्या सोचा कि टेम्परेचर बढ़ा दूंगा मैं तो ये H2 गैस प्लस I2 गैस इनमें कोलिजन होगा तो मुझे इंटरमीडिएट मिलेगा। इंटरमीडिएट कैसे मिलेगा, लाइक दिस, अगर H इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा H के साथ, इस H का I के साथ न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा लाइक दिस, और I आयोडीन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा। इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, याद रखना, एक्टिवेटेड अनस्टेबल इंटरमीडिएट। और रिएक्शन फास्ट क्या होगी, ये तो कोलिजन के बाद की स्टेप है, और रिएक्शन में 2 टाइम्स HI मिलेगा, दैट इज अ सिंपल प्रोडक्ट। तो अरेनियस ने क्या बताया इसमें, नाउ हियर इन दिस रिएक्शन, ठीक है, एक तो 2 टाइम्स HI लिखो, दिस इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपन, अरेनियस ने ग्राफिकली स्टडी करके बताया, इफ यू ड्रॉ द प्लॉट बिटवीन दिस आर द पोटेंशियल एनर्जी, क्या चीज बता रहा हूं देखो, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो मान के चलो यहां पे रिएक्टेंट्स है H2 प्लस I2, इनकी एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट नहीं हो रहे। जैसे मैंने क्या किया, इनका टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी एनर्जी बढ़ने लगी, और तब जाके इस पॉइंट पे लाइक दिस, इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, इन दिस पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे जब पहुंचोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, दिस आर द इंटरमीडिएट मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ओके, तो यहां से यहां तक जितनी एनर्जी लगी, ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, अगर मैं ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, कहां से कहां तक जाने के लिए, फ्रॉम रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जाने के लिए जितनी एनर्जी लगी उसके बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ये बोलते हैं इसको। और सडनली क्या होगा, यहां से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा 2 टाइम्स HI, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो इनकी एनर्जी कम होती है, दिस लो एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, अगर मैं यहाँ पे गैप देखता हूँ, रिएक्टेंट, दिस आर द रिएक्टेंट, ओके, दिस इज अ प्रोडक्ट, इनमें अगर गैप मैं बोलता हूँ, ये गैप, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, ठीक है। तो क्या हो रहा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, हमने टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज किया तो एनर्जी बढ़ने लगी, एक इंटरमीडिएट मिला जो कि अनस्टेबल था, जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है इंटरमीडिएट, उसको हमने एनर्जी गैप, किसकी एनर्जी गैप, इंटरमीडिएट एंड रिएक्टेंट की एनर्जी गैप को बोला है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये अनस्टेबल होने के कारण सडनली फास्टली मूव आएगा टुवर्ड द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड सम एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो इनकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, मतलब प्रोडक्ट मोर स्टेबल होते हैं देन रिएक्टेंट। द एनर्जी गैप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दिस इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन, हमने इस रिएक्शन को ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। ओके, दिस आर द अरेनियस ने एक्सप्लेन किया, बट स्टिल अरेनियस ने इतना एक्सप्लेन करने के बाद
वी डिस्कस द रिएक्शन फॉर द सो मेनी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो देयर आर द टू साइंटिस्ट, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड देयर इज अ टू साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने एक ग्राफिकल स्टडी बताई, स्टैटिस्टिकल स्टडी बताई, स्टैटिस्टिकल स्टडी फॉर द लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। हमारे पास दो ही मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उनमें हर एक इसमें कोलिजन होगा, तो हर एक कोलिजन रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। हमको कोलिजन कैसे चाहिए? परफेक्ट। परफेक्ट कोलिजन मतलब एक सिंपल सी बात लेता हूं मैं, अगर सिंपल बोलता हूं, अगर मैं एक बॉल लेता हूं इस टाइप से, दूसरा बॉल लेता हूं, तो ये दोनों आगे से अगर मैं टकराता हूं इनको, ठीक है, एक दूसरे को आगे से टकरा, जोर से टकराता हूं, इसको बोलूंगा परफेक्ट, परफेक्ट कोलिजन। अगर यही बॉल मैंने दूसरा लिया और दूसरा बॉल यहां से एंड से मैंने टकराया इसे, है ना, ऐसा एंड से टकराया इसको, ठीक है, तो दिस इज ए इनपरफेक्ट, इनपरफेक्ट कोलिजन बोल रहा हूं। समझ रहे हो क्या एक चीज? दो बॉल को ऐसे टकरा दो आगे से, ठीक है, दो बॉल को टकराया तो परफेक्ट होगा। अगर एक बॉल को मैंने ऐसे नीचे से इसको टच करके भेज दिया, तो यहां से जो टच हो रहा है वो इनपरफेक्ट था। तो नाउ दोज आर द परफेक्ट कोलिजन, दैट कोलिजन लीड फॉर द रिएक्शन एंड दिस इनपरफेक्ट कोलिजन कैन नॉट लीड फॉर द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत सारे हैं, उनमें कोलिजन होते रहेगा, but each collision cannot responsible for reaction. Which collision responsible for reaction? The perfect collision is responsible for the reaction. This concept explained by Boltzmann Maxwell. तो हमको बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल की तरफ जाना है, तो बेटा आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल को आपको समझाता हूँ क्या बोला है उन लोगों ने। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। यस, ओके, तो मैं बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल की तरफ चलता हूं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, नाउ हियर द बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल शो द ग्राफ एंड ग्राफिकली इट इज explain the collision theory. Now here there is a graph between here, these are the graph between the fraction of molecule and kinetic energy, fraction of molecule and kinetic energy. तो ये ग्राफ कितने दिया? दिस इज अ ग्राफ स्टडीड बाय फर्स्ट टाइम बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी की। नाउ बोल्ट्जमैन मैक्सवेल गिव द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? मान के चलो मेरे पास एन ई अपॉन, इसको बोलते हैं एन ई अपॉन एन टी। व्हाट इज एन ई? एन ई इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट ई एनर्जी, ई एनर्जी को कितने मॉलिक्यूल थे, और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और के क्या था? काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। देखो इन्होंने ग्राफ कैसे बताया, नाउ इट इज अ ग्राफ, तो ये ग्राफ इस टाइप से निकाला गया लाइक दिस। तो ये ग्राफ मीनिंग क्या बताता है? ओके, नाउ हियर ये जो पीक है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी सफिशिएंट, इतनी जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के अंदर चाहिए, तभी जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर मान के चलो इतनी एनर्जी होगी किसी के पास, किसी मॉलिक्यूल के पास, तो इतनी एनर्जी वाला कोलिजन करेगा तभी उसका उसका कोलिजन इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। बट मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जितनी रहेगी, मैक्सिमम एनर्जी, इससे आगे भी चल सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, that most probable energy containing a molecule show the perfect collision and they convert into products बोला गया। तो उन्होंने क्या बताया, देखो अगर मैं
काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस एरिया में, अगर इस एरिया में मैं इसको शेडेड कर देता हूँ, इस एरिया में काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है, राइट। काइनेटिक एनर्जी स्केल इसके बाद में इस एरिया में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे परफेक्ट कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस एरिया में मान के चलो, आर यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। इस लिमिट के इधर हर एक मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उनका परफेक्ट कोलिजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। बट मैंने जो शेडेड एरिया दिया है वहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस, ओके। तो नाउ व्हाट हैपन, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, इफ वी इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसमें क्या फर्क होगा। नाउ इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, ठीक है। सेम दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एक काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। तो पहला ग्राफ तो सिंपल था, वही ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। ये पहला ग्राफ मान के चलो, ये तो प्रोबेबल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी चाहिए थी, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने शेडेड लाइन दिखाई, यहाँ पे तो इतने मॉलिक्यूल रहेंगे, बट जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज होने की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो एक्टिवेशन, जो ये जो इतनी गैप थी, ये कम हो जाएगी लाइक दिस। मतलब टेम्परेचर टी पे था, ठीक है, दिस आर टेम्परेचर टी, एंड इफ यू इंक्रीज द बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करूंगा तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हो गया ग्राफ टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने इंक्रीज किया। तो हुआ क्या, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, ये जो प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई। कम मतलब उसकी हाइट कम हो गई, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो फ्रैक्शन था, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था, जितना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, उतना काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी। इसका मीनिंग सिंपल सी बात है, अगर एक गैसियस मॉलिक्यूल है मान के चलो, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल का रूम टेम्परेचर पे हम कोलिजन कर रहे हैं, तो उसका कोलिजन कुछ तो भी होगा, बट उसी रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं, तो उस गैसियस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो फैक्ट इधर उधर बहुत स्पीड से मूव हो गए और कोलाइड होते रहेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाता हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये याद रखना, ओके। तो हुआ क्या, इफ इट इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, तो ये थोड़ा एरिया ब्रॉड हो गया, इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा आने लगे, तो ब्रॉड एरिया हो गया, तो ऑब्वियसली कोलिजन ज्यादा हो गया इस एरिया में, है ना। तो एक मतलब ऐसा मान के चलो, ये वाला इतना एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। दिस इज अ ब्रॉडनेस, ठीक है, दिस एरिया शो द फ्रैक्शन एडिशनल मॉलिक्यूल, मुझे अपना यहाँ पे बोल सकता हूं मैं, दिस आर द दिस एरिया शो एडिशनल मॉलिक्यूल्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसमें क्या हो रहा है, और ज्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जितनी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एक्स्ट्रा एडिशनल मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं उसमें, उतने कोलिजन की पॉसिबिलिटी होगी, परफेक्ट कोलिजन की। जितने परफेक्ट कोलिजन होगी उतनी स्पीडली रिएक्शन दौड़ेगी। इसमें इतने इतने मॉलिक्यूल थे, थोड़ा एनर्जी बढ़ा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दिया, एरिया ब्रॉड हो गया, एरिया उस एरिया में मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, परफेक्ट कोलिजन सबसे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, अगर मैं किसी कंटेनर में दो मॉलिक्यूल लेता हूं, मान के चलो गैसियस मॉलिक्यूल है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलो इसकी 50 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड होती है। अगर मैं किसी गैस को हीट करता हूं, सिंपल है, अगर इसको मैंने हीट कर दिया तो 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गए हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी इसकी स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, बताओ। ये मॉलिक्यूल की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने उस गैस को थोड़ा हीट कर दिया, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, बताओ।
ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, मान लो 100 होगी मीटर पर सेकंड, और जितने मतलब स्पीड बढ़ रही है, मतलब क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उनकी, जितने स्पीड से वो टकराएंगे उतने परफेक्ट कोलिजन बन पॉसिबल होगा और रिएक्शन तुरंत प्रोडक्ट की तरफ मूव होगी। तो यही चीज थी, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे आप उतना इस रीजन में एडिशनल मॉलिक्यूल ऐड होती जाएगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर टी पे, टेम्परेचर टी पे इतना पोर्शन था, जब मैं 10 डिग्री से बढ़ा रहा हूं तो ब्रॉड हो गया पोर्शन, उसमें एडिशनल मॉलिक्यूल आ गए। इफ द मॉलिक्यूल जितने ज्यादा ऐड होते जाएंगे उतने परफेक्ट कोलिजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। यस, ओके। नाउ हियर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, तो अरेनियस ने क्या बोला था। नाउ अरेनियस की तरफ चलते हैं फिर से। नाउ अरेनियस गिव द वन इक्वेशन, वो इक्वेशन फिर से लिखता हूं, एंड इट गिव द रिलेशन बिटवीन, मतलब टू टेम्परेचर, एक दो टेम्परेचर का रिलेशन उन्होंने दिखा। तो हमको रिलेशन किस में देखना है, एक तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में देखना है, मतलब ये दोनों वेरिएबल, दोनों में रिलेशन देखना है। अगर मैं वैरी करता हूँ टेम्परेचर तो के का क्या इफेक्ट होगा हम वो देख रहे हैं। तो नाउ हियर इन केस के इज इक्वल टू क्या था, के इज इक्वल टू ए ई टू सॉरी ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, दैट इज अरेनियस इक्वेशन। ये अरेनियस इक्वेशन था। अगर मैं टेकिंग द नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग, लॉग ऑन बोथ साइड से नेचुरल लॉग लूंगा तो क्या होगा, एल एन के, ये क्या बनेगा, एल एन ए प्लस प्लस ये बनेगा एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए आर टी। समझ रहे हो, ओके। तो एल एन के इज इक्वल टू क्या बनेगा, मैं थोड़ा इसको इस साइड लेके आता हूँ, ये तो पावर तो आगे आएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई प्लस एल एन ए। आर यू अंडरस्टूड, मैंने फॉर्मूला लॉक के लगा यहाँ पे, ओके। बट लॉग एल एन ई इज ऑलवेज वन, याद रखना ये वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू होती है वन, तो मैं वन वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। दिस एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए होगा। दिस इक्वेशन इफ यू प्लॉट द ग्राफ, किसके वर्सेस किस, नाउ इफ यू दिस आर द प्लॉट द ग्राफ, अगर मैं इसको 1/t ऐसा लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, ये 1/t ऐसे लिखता हूँ, तो इट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्लोप हो गया, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। तो ग्राफ अगर प्लॉट करता हूँ, इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करूंगा बताओ, बताओ। वाई एक्सिस पे कौन आएगा, एल एन के, और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, 1/t। ठीक है, अगर c की वैल्यू कुछ होती है तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, बट इट इज इंटरसेक्ट विद द एक्स एंड वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन होती है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ऐसी। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, दैट इज अ सिंपल ग्राफ एंड दिस ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन दिस, ओके। नाउ अगर मान के चलो, अगर मैं किसका रिलेशन ढूंढ रहा हूं, मैं टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे क्या आ रहा हो वो चीज ढूंढ रहा हूं, तो मुझे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, दो टेम्परेचर पे मुझे रिएक्शन को स्टडी करना है, एक T1 मान लो, एक T2 मान लो। इफ दिस रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर को अगर मैंने रिएक्शन टेक प्लेस की, दैट इज ए T1 एंड T2। देयरफॉर ये इक्वेशन बनेगा, सॉरी दिस इक्वेशन कहा गया, ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 देता हूं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा देखो, इफ यू राइट दिस इक्वेशन, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 इंप्लाइज T1 के लिए, फॉर T1
क्या बनेगा देखो, ln k तो चेंज होगा, उसको k1 लिखना पड़ेगा, माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस ln तो वैसा ही रहेगा, ln a वैसा ही रहेगा। तो चेंज क्या हुआ, टेम्परेचर और k, हमको दोनों का रिलेशन देखना है ये वाला। फॉर T2 क्या हुआ, ln K2 होगा इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 ln a होगा। ठीक है, फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर, दो टेम्परेचर की बात हो रही है। अगर मैं कर इसको इक्वेशन 2 लिखता हूं, इसको इक्वेशन 3 लिखता हूं, तो इक्वेशन 3 माइनस 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 3 माइनस 2 करता तो क्या मिलेगा मुझे, ln K2 माइनस ln K1 is equal to, now here in bracket minus EA upon R T2 ln A minus, ये क्या होगा, here minus EA upon R T1 ln A। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूँ ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप यहां से ना। तो क्या बनेगा इक्वेशन, सिंपल, इट इज इक्वेशन, आगे भी चलता हूं यहाँ पे, इससे क्या होगा, इसका बताओ क्या होगा, स्टेप क्या होगी, ln K2 अपॉन K1 होगा, राइट, यस। और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या चीज है, इट इज अ कॉमन इज दैट, अगर इसको कॉमन में निकालता हूं हियर, तो वी राइट हियर, एक सेकंड कहा तो भी, कहा तो भी चेंज हुआ कहिए, ln A, सॉरी हाँ ये गलत हो गया, ये प्लस है ना, वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गलत इस टाइप से होगा, मतलब क्या होगा, ये इस टाइप से होगा, ये माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln A हुआ, माइनस ये क्या बनेगा, ई ए माइनस, ये माइनस रहेंगे यहाँ पे, आर T1 प्लस होगा ln A होगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ln A, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता तो इसे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बेटा समझ रहे हो इस स्टेप को, माइनस ई ए आर T2 हुआ, माइनस से प्लस होगा ये ई ए अपॉन आर T1 हुआ। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या था, कॉमन को निकाल लेते हैं बाहर, ये ई ए अपॉन आर, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इट इज अ 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, है ना, T2 को माइनस था तो उस साइड लिखूंगा मैंने, तो इसको मैं लिखता हूं ऐसे, ई ए अपॉन आर, इसको लिखूंगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ओके, ln K2 अपॉन K1। ओके, अगर मुझे इस ln का कन्वर्शन लॉग में करना है, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इसको 2.30 को इस साइड लेके आओगे तो लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ये होगा T2 माइनस T1 इंटू T2। ओके, तो दिस इज इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर द अरेनियस इक्वेशन, रेट और टेम्परेचर का रिलेशन इसमें मिला है हमको। ओके, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन, खूब बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। यस बेटा, समझे इक्वेशन क्या हुआ है, तो यहाँ पे ओके, तो एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल सी एक बात, अगर डायरेक्ट रिलेशन कैसे निकालते हैं, मतलब टेम्परेचर और ये रेट कांस्टेंट का रिलेशन कैसे निकालेंगे, अरेनियस इक्वेशन मैं फिर से लिख रहा हूँ, सिर्फ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप एक बार, लास्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं वाला। ओके, तो नाउ यार एक चीज मैं सिंपल में समझाता हूँ, चौथा लास्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था हमने, K is equal to Arrhenius equation, these are the Arrhenius
अरेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू क्या था, ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो एक चीज समझो, देखो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा ही दिया तो एक रेशियो समझो ई ए अपॉन आर टी क्या होगा बताओ, टी को बढ़ा दिया, टी की वैल्यू बढ़ा दी, इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। वेरी गुड, इसको माइनस लगा दो, माइनस ई ए अपॉन आर टी, वैल्यू बढ़ेगी कि इंक्रीज होगी, ये घटी, उसका माइनस क्या हुआ, बढ़ेगी, अपोजिट हुआ ना इसका। ओके, तो ये पावर बढ़ गया, तो ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो ये तो बढ़ेगा ही ना, है ना, ये पावर है ना, ये बढ़ गया तो के तो बढ़ेगा ही, है ना, ये वैल्यू बढ़ गई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, ठीक है। तो के इंक्रीज होगा, तो के इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो के इंक्रीज होगा, दिस इज द सिंपल रिलेशन। ओके, तो समझ रहे हो, तो सिंपल, इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। ओके, चलो, तो ये अरेनियस इक्वेशन था। तो टुडे वी डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस का हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ओके, ले लिया, तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। मतलब आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो वो कैटलिस्ट मतलब आपको पता है, आप डेफिनेशन लिख पाओगे, यस। क्या होता है कैटलिस्ट, इट इज chemical substance to change a rate of reaction without undergoing any chemical change। कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, बट स्टिल इन प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके, चलो एग्जाम लेता हूं, पोटेशियम क्लोरेट, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, कुछ एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट in of presence of MnO2 as a catalyst। तो क्या हुआ देखो, पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करता हूं मैं KClO3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो मुझे मिलता है KCl प्लस O2 मिलता है। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, दिस विल बैलेंस द रिएक्शन, इसको 2 टाइम्स लिया तो ये 2 टाइम्स होगा, दिस आर द 3 टाइम्स। ओके, MnO2 इज कैटलिस्ट डिकम्पोजिशन, तो क्या हुआ, KCl मिला और ऑक्सीजन गैस मिली। तो होता क्या है, अगर विदाउट कैटलिस्ट अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ, एक चीज समझो, विदाउट कैटलिस्ट इनका ग्राफ बनाता हूँ, तो ये तो रिएक्टेंट था, लाइक दिस, ये प्रोडक्ट मतलब ये था रिएक्टेंट, ये था इंटरमीडिएट, है ना, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये था प्रोडक्ट, क्या बता रहा हूं, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अगर मैं ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंट में कर रहा हूं, विदाउट मतलब MnO2 डाला ने मैंने रिएक्शन कर दी, तो ये ऐसा ग्राफ मिला। तो क्या होगा, इफ यू यूज द कैटलिस्ट शो द न्यू पाथ फॉर द रिएक्शन नया पाथ देता है, इन दिस पाथ द एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीजेस, मतलब जो
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का ग्राफ रहेगा, ये डॉटेड लाइन से निकाल रहा हूं मैं, ये इस टाइप से रहेगा। तो इसमें क्या होगा, नाउ हियर, ये तो एक्टिवेशन जो एनर्जी थी, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट था। तो सिंपल था, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, ठीक है। हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा। ओके, तो एक सिंपल सी बात है, आप एक मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, एक बड़ा स्लोप आया, तो आप क्या करोगे, बहुत एनर्जी से पाइडल मारोगे, एनर्जी से चढ़ोगे बड़े स्लोप के ऊपर। जैसे ऊपर जाओगे तो फिर फास्ट चले जाओगे आप, ठीक है। मगर वही स्लोप इतना हाइट पे था, उसको हमने काट दिया, छाट दिया मान लो, और उसको कम हाइट कर दी, तो ऑब्वियसली यहाँ से जाने के लिए हमको एनर्जी कम लगेगी, तो ये स्पीडली जा सकेंगे, ऊपर का स्लो जाएंगे। तो रोल क्या हुआ, ये इतना हाइट का इतने हाइट पे लाने का रोल किसने किया, दैट इज कैटलिस्ट शो, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, कैटलिस्ट शो अल्टरनेट path for the reaction, ठीक है, अल्टरनेट पाथ शो करता है फॉर द रिएक्शन, दिस इज द कैटलिस्ट। और मेन थिंग हाँ, कैटलिस्ट यहाँ पे लिखता हूं, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट ऑन, देखो क्या बोल रहा हूं, अफेक्ट ऑन डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी पे अफेक्ट नहीं करता, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यही चीज याद रखना, कैटलिस्ट डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कभी अफेक्ट नहीं करता। सेकंड, कैटलिस्ट ओनली अफेक्ट ऑन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसको और स्पीड देने के लिए कैटलिस्ट यूज होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं करता। ये भी चीज आपको याद रखनी है। देखो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट ऑन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिव्स एनर्जी नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अगर उसको और फिर से नेगेटिव बन दो तो उसको रिएक्शन तो पड़ेंगे, बट स्टिल दिस कैनॉट अफेक्ट, मगर स्पीड बढ़ाता है वो। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड चीज, कैटलिस्ट हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए यूज होगा यहाँ पे। क्या आर यू अंडरस्टैंड? तो आप ऐसे लिख सकते हो, डू नॉट अफेक्ट ऑन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रहा कैटलिस्ट का रोल, ठीक है, ये मस्ट आईएमपी है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहाँ पे अपना एक चैप्टर फिनिश हो गया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये फिनिश हो गया, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, कुछ बचा है क्या? कितना ही है बेटा? जो कोलिजन थ्योरी है ना, कोलिजन थ्योरी कट हो गया हमारे सिलेबस से, राइट। आई थिंक मुझे जो खुशी कृष्ण ने भेजा है सिलेबस, उसमें कोलिजन थ्योरी नहीं है ना, कोलिजन थ्योरी नहीं है। और अपना ये कैटलिस्ट का इतने पार्ट है, कैटलिस्ट क्या क्या करता है, ओनली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, एक नया पाथ शो कर देता है, सिर्फ इतना है उसका, और वो गिव्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को अफेक्ट नहीं करता। और सेकंड थिंग,
कैटलिस्ट हमेशा किसके ऊपर काम करेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर ही और अपना काम करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कोई अफेक्ट नहीं करता कैटलिस्ट। मतलब सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सिलेक्शन ऑफ कैटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। तो ये था, तो दैट इज केमिकल काइनेटिक्स हो गया अपना, ओके। तो हम इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री है अपना चैप्टर इसके बाद। तो हम कल से छुट्टी लेते हैं 18 तारीख तक। तो कल से मतलब 15 से 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19 को अपना क्लास होगा। तो 18 तारीख को छुट्टी ले लेते हैं, 19 को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, फिजिक्स का मुझे लगता है कि सर से मेरी बात नहीं हुई उतनी क्लियर, मगर मुझे 2 दिन 3 दिन पहले जब मिले थे सर, तब उन्होंने बताया था कि 1 हफ्ता छुट्टी रहेगी। तो एक काम कर लो बेटा, तो आप उनसे कंफर्म नहीं किया, एक बार कॉल करके पूछो, गाँव गए, मुझे लगता है गाँव गए, तो 1 हफ्ते के लिए गाँव गए थे वो। तो वो छुट्टी उनकी रहेगी 1 हफ्ता, मुझे लग रहा है ऐसा। मगर फिर भी अगर उनकी अरेंजमेंट वहाँ पे ऑनलाइन होती है गाँव में, ठीक है, तो वहां से लेंगे तो पता नहीं वो चीज। तो आप एक बार कांटेक्ट कर लो बेटा उनसे, तो उनसे बोल रहा कि सर ने 18 तारीख को छुट्टी दी थी है, आप फिजिक्स का कैसा शेड्यूल है आपका, एक बार उनसे पूछ लो, ठीक है। ओके, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल बॉयज। ओके, और बी केयरफुल, आप सेफ रहो। ये फटाके जो है उसको ज्यादा मत फोड़ना, पोल्यूशन मत करना, ठीक है। इको फ्रेंडली रहना चाहिए, मतलब पोल्यूशन बहुत अफेक्ट कर देता है सब चीजों में, ठीक है। तो वी हैव द साइंस, अगर हम साइंस के स्टूडेंट है तो इतना तो हमको माइंड में होना ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सेफ रहो, एंजॉय करो, और क्राउडिंग क्राउडिंग में जाना, मतलब जनरली क्राउड से आप दूर रहो, ठीक है। बी सेफ, बी केयरफुल, हैप्पी दिवाली अगेन। तो मिलते हैं 19 को, ओके, चलो बाय।